परदेश की मजबूरियां, ग्रीन कार्ड का इंतजार और शोहर की एक नादानिस्ता गलती। जब 24 साला मासूम फौजिया अपने शोहर हारिस का डूबता हुआ कैरियर बचाने के लिए इसके बॉस मिस्टर वसीम के घर पहुंची तो इसे अंदाजा भी नहीं था कि वहां शरीफी का मास्क पहने एक भेड़िया इसका मुंतजिर है। एक तरफ शोहर की नौकरी और अमेरिका से बेदखली का खौफ था और दूसरी तरफ इसकी अपनी इफ्फत और पाक दामनी। आखिरकार मजबूर होकर फौजिया ने बंद दरवाजे के पीछे क्या फैसला किया, चलिए सुनते हैं मजबूर मोहब्बत और एक दर्दनाक समझौते की ये सच्ची और सनसनीखेज दास्तान। 24 साला मिसेज फौजिया अपनी शादी के फौरन बाद ही अपने शोहर हारिस के साथ पाकिस्तान से अमेरिका चली गई थी। फौजिया की शादी के बाद पाकिस्तान के रवायती सासों की तरह फौजिया की सास की भी यही ख्वाहिश थी कि फौजिया शादी के पहले साल ही बच्चे की मां बन जाए और फौजिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने शोहर हारिस से बहुत खुश थी। मगर ये खुशी एक हफ्ता कबल इस वक्त खत्म हो गई जब मुलाजमत के दौरान हारिस ने अपनी पाकिस्तानी आईटी मुशावरत फर्म के सबसे बड़े और अच्छे क्लाइंट को अपनी गलती और बेवकूफ़ी से खो दिया था। फौजिया जानती थी कि इसका शोहर हारिस आजकल इस वजह से बहुत परेशान था क्योंकि इस आईटी मुशावरत फर्म ने ही हारिस को इस काबिलियत की बिना पर दुबई से सिलेक्ट करके वर्क वीजा पर अमेरिका में नौकरी दी थी। इस कंपनी का पाकिस्तानी मालिक मिस्टर वसीम कल शाम ही पाकिस्तान से वापस अमेरिका आया था और आते ही इसने फोन करके हारिस को दूसरे दिन काम के दौरान ही लंच टाइम में अपने घर में मुलाकात के लिए बुला लिया था। अपनी कंपनी के मालिक की ये कॉल सुनते ही हारिस को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि मिस्टर वसीम से होने वाली ये पहली मुलाकात ही हारिस की आखिरी मुलाकात साबित होगी और हारिस को अपनी गलती का खमियाजा नौकरी से छुट्टी की सूरत में भुगतना पड़ेगा। और यही वजह थी कि अगली सुबह काम पर जाते हुए हारिस की परेशानी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। इधर हारिस अपनी परेशानी में मुब्तला था, दूसरी तरफ इसकी नहायत खूबसूरत और वफादार बीवी फौजिया की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। अपने शोहर के ऑफिस जाने के बाद एक सफेद सिलुलेस ब्लाउज और स्याह केपरी में मलबूस होकर मुताले की मेज पर बैठी फौजिया अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। हारिस पिछले कुछ हफ्तों से बहुत खौफजदा है। वो सोचता है कि इस बड़े अकाउंट को खोने की पादाश में मिस्टर वसीम इसे आजकल नौकरी से जरूर निकाल देंगे। अपने शोहर की परेशानी के बारे में सोचते हुए फौजिया के दिल में इस वक्त ये ख्याल चल रहा था, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। फौजिया ने सोचते हुए अपने आप को उम्मीद दिलाई, हो सकता है कि मिस्टर वसीम हारिस को नौकरी से निकालने के बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। वैसे अगर हारिस को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो इन दोनों को अमेरिका में रहने में काफी तकलीफ होगी क्योंकि इनका ग्रीन कार्ड जिसे इस कंपनी ने ही इनके लिए स्पॉन्सर किया था वो भी अभी तक नहीं आया था। फौजिया अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में इसकी नजर पास पड़े टेबल पर पड़ी जहां एक कागज पड़ा हुआ था जिस पर इसके शोहर हारिस ने कल रात अपने बॉस के घर का एड्रेस और फोन नंबर लिखा था। इस कागज पर नजर पड़ते ही फौजिया को मिस्टर वसीम के मुतालिक कही गई अपने शोहर हारिस की बात याद आई कि सुनने में आया है कि मिस्टर वसीम एक बहुत अच्छे और मदद करने वाले इंसान हैं। अगर वाकई ही ऐसी बात है तो क्यों ना हारिस से पहले मैं खुद मिस्टर वसीम से मिलकर इन्हें इस बात पर कायल करने की कोशिश करूं कि वो हारिस को नौकरी से निकालने के बजाय एक वार्निंग देकर ही छोड़ दें। अपने शोहर को सही परेशानी की हालत में काम पर जाते हुए देखकर फौजिया खुद बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए हारिस की गई गलती को खुद सुलझाने का ये ख्याल इसके दिल में इस वक्त आने लगा था। मगर कहीं ये ना हो कि हारिस की बजाय मेरा जाना मिस्टर वसीम को अच्छा न लगे और इस तरह हारिस का काम ठीक होने के बजाय पहले से ज्यादा खराब हो जाए। मिस्टर वसीम से मिलने का ख्याल दिल में आते ही फौजिया के दिल में इस वसवसे ने जन्म लिया, मगर इसके साथ ही जो होगा देखा जाएगा सोचते हुए
फौजिया ने पास पड़े इस पेपर से फोन नंबर देखकर अपने शोहर के बॉस को कॉल मिला दी। नंबर डायल करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही फौजिया को फोन के दूसरी तरफ से एक मर्द की आवाज सुनाई दी तो इसने फौरन अपना तारुफ करवाया। हेलो मिस्टर वसीम, मेरा नाम मिस फौजिया हारिस है। मेरे शौहर हारिस आपकी कंपनी में काम करते हैं। क्या ये वही हारिस अहमद तो नहीं जिनके साथ आज दोपहर को मेरी मीटिंग है? अपना तारुफ करवाते ही फौजिया के कानों में वसीम साहब की आवाज गूंजी। मिस्टर वसीम का सवाल सुनकर फौजिया ने फौरन ही जवाब दिया, जी हाँ, वो वही हारिस हैं जो आज दोपहर आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फौजिया का जवाब सुनकर मिस्टर वसीम ने इंग्लिश की बजाय इस बार फौजिया से उर्दू में पूछा। सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हारिस को मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की है। दूसरी बात ये कि असल में हारिस की आपसे मुलाकात से पहले मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्योंकि मैं आपसे मिलकर सिर्फ इस बात की वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरे शौहर हारिस अपनी की गई गलती से कितने ज्यादा परेशान हैं। वसीम साहब के जवाब में इस बार फौजिया ने भी वसीम साहब को उर्दू में ही जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप 1 घंटे के अंदर मुझे मिल सकती हैं तो मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ। फौजिया की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, जी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पहुंच सकती हूँ। मिस्टर वसीम का जवाब सुनते ही फौजिया बोली और फिर फोन बंद करते साथ ही शावर की तरफ दौड़ पड़ी और फ्रेश होने के बाद फौजिया बाथरूम से बाहर आई और तेजी के साथ बेड के सामने पड़े हुए शीशे के सामने खड़ी हुई और जल्दी जल्दी से अपने मुंह पर मेकअप करने लगी। मेकअप से फारिग होने के बाद फौजिया ने अलमारी से एक लंबा ड्रेस निकाल कर पहन लिया। मैं देखने में अच्छी लग रही हूं ना? अपने आप को आईने में देखते हुए फौजिया ने अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सा सेट करते हुए अपने आप से कहा। इसके साथ ही फौजिया ने टेबल पर पड़ा अपना सेल फोन उठाकर गूगल मैप में मिस्टर वसीम के घर का पता डाला और फिर अपनी कार में बैठकर वो मिस्टर वसीम के घर की तरफ चल पड़ी। हाय, हारिस की गई गलती को सुधारते सुधारते अपने शोहर का काम बिगाड़ ही न दूं कहीं। वसीम की रहायशगाह की तरफ अपनी कार दौड़ाते हुए फौजिया के दिल में यही खौफ छाया रहा, मगर इस खौफ के बावजूद इसने अब वापस पलटना मुनासिब न समझा और फिर कुछ ही देर बाद इसकी कार मिस्टर वसीम के घर के सामने जा रुकी। वसीम के घर के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके फौजिया ने जो ही अपनी कार से बाहर निकलकर मिस्टर वसीम के घर की मेन डोर की तरफ वॉक करना शुरू किया और ना चाहते हुए भी वो मिस्टर वसीम के घर के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती रही। मिस्टर वसीम के मेन डोर के सामने रुककर फौजिया ने अपनी बिखरी सांसों को संभाला और फिर हिम्मत करके दूसरे लम्हे ही दरवाजे पर दस्तक दे दी। फौजिया की दस्तक के जवाब में थोड़ी देर बाद 40 साल की उम्र के एक आदमी ने दरवाजा खोला, जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी फिट लग रहा था। दरवाजे पर खड़े इस आदमी को देखते ही फौजिया एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मिस्टर वसीम, मैं हारिस अहमद की बीवी फौजिया हूँ। मुझे मुलाकात के लिए वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्लीज अब अंदर तशरीफ लाएं। फौजिया की बात के जवाब में मिस्टर वसीम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और अपने घर का दरवाजा खोलकर फौजिया को अंदर आने की दावत दी। फौजिया मिस्टर वसीम के साथ साथ चलती हुई इनके ड्राइंग रूम में चली आई और आते ही कमरे की सेटिंग का जायजा लिया। ड्राइंग रूम में एक तरफ एक बड़ा सोफा रखा हुआ था, सोफे के सामने एक बहुत बड़ा शीशे का टेबल पड़ा हुआ था, जबकि कमरे की दूसरी जानिब 2 चेयर्स पड़ी हुई थी और इन चेयर्स के दरमियान में एक साइड टेबल थी, जिसकी वजह से इन दोनों में थोड़ा फासला था। अपने शोहर के बॉस के लिविंग रूम की सीटिंग देखने के बाद फौजिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में रखी चेयर पर बैठ गई और फौजिया के बैठते ही साइड टेबल की दूसरी तरफ रखी चेयर पर वसीम साहब भी तशरीफ फरमा हो गए। अपनी चेयर पर बैठकर वसीम साहब ने फौजिया की तरफ देखा और बोले, मुझे खुशी है कि मुझे पहली बार आप मिल रहे हैं। वैसे मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि हारिस बहुत खुशकिस्मत इंसान है से मिलने का है, जिसे आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ अपने शौहर के लिए फिक्रमंद भी है। आप मुझे बताएं कि आप क्यों इतनी ज्यादा परेशान हैं?
और आपकी परेशानी दूर करने में मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर वसीम, मैं असल में अपने शौहर के मुतालिक बात करना चाह रही थी। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर हारिस ने जो गलती की है इसका आपकी कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा है और हो सकता है सजा के तौर पर हारिस को आप आज नौकरी से भी निकाल दें, मगर इसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हारिस अपनी इस गलती पर बहुत परेशान और शर्मिंदा है। ये बात करते हुए फौजिया ने इल्तिजा भरी नजरों से वसीम साहब की तरफ देखा और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हारिस ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप बहुत अच्छे और गलतियां माफ करने वाले इंसान हैं और अपने शौहर की इस बात पर यकीन करके मैं आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आई हूं कि अगर हो सके तो मेरे शौहर की गलती को नजरअंदाज करते हुए इसे एक बार माफ कर दें प्लीज। अपने दिल की बात करते ही फौजिया की आंखों में न जाने क्यों अपने जज्बात पर काबू न रख पाई, जिसकी बिना पर इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर वो एकदम से रोने लगी। फौजिया की इस तरह अचानक रोने की असल वजह दरअसल ये थी कि हारिस और फौजिया ने 2 वीक पहले ही अपना घर खरीदने के लिए पेमेंट की थी और अगर आज हारिस अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता तो इनके माली हालात काफी खराब हो सकते थे, क्योंकि अपनी अब तक की सेविंग तो वो लोग पहले ही नया घर खरीदने में खर्च कर चुके थे और अब हारिस की जॉब खत्म होने की सूरत में इन दोनों मियां बीवी के लिए परदेश में अपने घर का खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो सकता था। मिस्टर वसीम से बात करने के दौरान जब फौजिया के जहन में ये बात आई तो अपनी आने वाली माली मुश्किलात का सोचकर फौजिया की आंखों में आंसू खुद ब खुद जारी हो गए और वो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग गई। फौजिया अपने हाथों को आंखों पर रखकर अभी इसी तरह रोने में मसरूफ थी कि इसे अपने कंधे पर मिस्टर वसीम के हाथों का एहसास हुआ। मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करते ही फौजिया ने एकदम अपना रोना बंद करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों से हटाकर पीछे की तरफ देखा तो इसकी नजर अपनी चेयर के पीछे खड़े वसीम साहब पर पड़ी, जो पीछे से इसके कंधे पर अपना हाथ रखकर इसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। फौजिया ने बेइख्तियारी में अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने कंधे पर रखे हुए मिस्टर वसीम के हाथ को अपने कंधे से अलग कर दिया। फौजिया का यूं इनका हाथ अपने कंधे से झटकने वाला अमल मिस्टर वसीम को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मिस्टर वसीम ने जैसे ये देखा कि फौजिया ने अब रोना बंद कर दिया है तो वो फौजिया के पीछे से हटकर फौजिया के सामने से होते हुए दोबारा अपनी चेयर की तरफ बढ़ने लगे और वसीम साहब पीछे से चलते हुए जो ही चेयर पर बैठी फौजिया के आइन सामने आए तो फौजिया ने कहा, मिस्टर वसीम, क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप हारिस को एक चांस मजीद दे दें प्लीज। चेयर पर बैठी फौजिया ने अपने सामने खड़े मिस्टर वसीम की आंखों में आंखें डालकर एक बार फिर इल्तिजा की। हाँ, एक चीज ऐसी है जिसे करने से हारिस की नौकरी बच सकती है। फौजिया की बात सुनकर मिस्टर वसीम ने जवाब दिया, वो तो फिर जल्दी से बताइए ना कि इसके लिए क्या करना होगा मुझे। मिस्टर वसीम की मुंह से ये बात सुनते ही फौजिया ने एकदम बेचैनी से पूछा। फौजिया की बात सुनते ही मिस्टर वसीम ने जल्दी से कहा, तुमको मुझसे दोस्ती करनी होगी। फौजिया तो अपने शौहर हारिस के मुंह से वसीम साहब की शराफत और अच्छाई के किस्से सुनकर मदद की गर्ज से यहाँ आई थी, मगर बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाले इस अधेड़ उम्र शख्स की इस हरकत को देखते ही फौजिया पर हैरत का एक पहाड़ टूट पड़ा तो वो आंखें फाड़ कर मिस्टर वसीम की तरफ देखने लगी और एकदम से फौजिया के मुंह से निकला, क्या मतलब है आपका। तो मिस्टर वसीम ने कहा, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं कि मेरी इस बात का मतलब ना समझ सको। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आज तक अपने हस्बैंड के सिवा किसी और के साथ दोस्ती और प्यार नहीं किया। वसीम साहब की बात का मतलब अच्छी तरह समझते हुए फौजिया ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर पहले कभी किसी से दोस्ती नहीं की तो आज कर लो, क्योंकि अपने शौहर की जान बचाने के लिए मुझसे दोस्ती करने का सौदा बुरा नहीं। बेगम फौजिया, वसीम साहब के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर फौजिया का पूरा वजूद कांपने लगा और वो एकदम बोली, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके साथ ही फौजिया ने वसीम साहब की तरफ देखते हुए एक बार फिर इल्तिजा की, मुझे जाने दे प्लीज, और ये कहते हुए इसने चेयर से उठने की कोशिश की। इतनी भी क्या जल्दी है फौजिया जी। फौजिया को चेयर से उठते देखकर मिस्टर वसीम ने फौजिया को उठने से रोकने के दौरान इससे कहा। मिस्टर वसीम की दोस्ती की फरमाइश सुनकर फौजिया ये बात अच्छी तरह अब समझ चुकी थी
کہ اس کے شوہر کا باس کوئی اچھا انسان نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک آخری کوشش کے طور پر وہ بولی، مسٹر وسیم، حارث کی ہیلپ کریں پلیز۔ یہ بات کہتے ہوئے فوجیہ کی آواز بھر آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے پھوٹ پڑے۔ دیکھیے بیگم حارث، آپ کے ہسبینڈ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری کمپنی کو کافی نقصان ہوا ہے بلکہ ہمارا کسٹمر بھی ہم سے کافی ناراض ہو گیا ہے۔ مسٹر وسیم نے فوجیہ کو ایک بار پھر یوں روتا دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش تو کی۔ میں آپ کی اس بات کو سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے ناممکن ہے، فوجیہ نے کہا۔ فوجیہ جی، آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سنگل ہونے کے ناطے، کیونکہ میرے اپنے کوئی بچے نہیں، اسی لیے یہ کمپنی مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور جس مقام پر آج میں ہوں، اس مقام تک میں کوئی بھی چیز فری میں کسی کو دے کر نہیں پہنچا جا سکتا، اور آپ چاہیں تو میری آفر کو رد کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں آپ کو ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میرا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے میں اپنا وقت ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا۔ مسٹر وسیم ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوبارہ بولے، فوجیہ جی، اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مگر یہاں سے باہر نکلنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ کے یہاں سے باہر نکلنے کی صورت میں آپ کے شوہر حارث کو نوکری کی برخاستگی کا لیٹر شام سے پہلے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور کیونکہ آپ کے شوہر کو ان کی غلطی کی بنا پر نوکری سے نکالا جائے گا، اسی وجہ سے نہ صرف انہیں اگلی نوکری ملنا بہت مشکل کام ہوگا، بلکہ اس نوکری سے نکالے جانے کی صورت میں آپ کو اور آپ کے شوہر کو 30 دن کے اندر امریکہ چھوڑ کر واپس پاکستان بھی جانا ہوگا۔ یہ کہہ تو صحیح رہا ہے کہ اگر حارث کو اس نوکری سے نکال دیا گیا تو اسے کوئی اور جاب ملنا بہت ہی مشکل ہوگا، مگر اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کروں بھی تو کیا کروں، کیونکہ اگر اٹھ کر چلی جاتی ہوں تو شوہر کو نہ صرف جاب سے نکال دیا جائے گا بلکہ ہمیں امریکہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مسٹر وسیم کی ساری بات سن کر فوجیہ ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی اور وہ قید میں نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ادھر اپنی سوچوں میں گم کرسی پر بیٹھی فوجیہ اگلا قدم اٹھانے کی الجھن میں جکڑی ہوئی تھی، تو دوسری طرف فوجیہ کے سامنے کھڑا مسٹر وسیم فوجیہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ حارث کی گئی غلطی کا پتہ چلنے کے بعد بھی آج صبح تک وسیم صاحب کا حارث کو جاب سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے تو حارث کو اپنے پاس اصل میں تو ایک وارننگ دینے کی غرض سے ہی طلب کیا تھا۔ فوجیہ ابھی اسی کشمکش میں گھری ہوئی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اور وہ خیالوں میں اپنے آپ سے ہم کلام ہوئی کہ جب میری کالج کی کافی ساری کلاس فیلوز پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پڑھائی کے دوران ہی بوائے فرینڈز بنا سکتی ہیں، تو اپنے شوہر کی جاب بچانے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اس دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال دل میں آتے ہی فوجیہ نے اپنے آپ کو اس سے دوستی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر سخت بے دلی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی دوستی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ تو دوستو، یہ تھی فوجیہ کی وہ کہانی جہاں پردیس کے حالات اور شوہر کی محبت نے اسے ایک ایسے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مسٹر وسیم جیسے لوگ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح مجبوروں کا سودا کرتے ہیں، یہ معاشرے کا ایک تلخ سچ ہے۔ فوجیہ کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، اور کیا اب حارث کی نوکری بچ پائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر اگلی کہانی آپ کے دل کو چھوا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔